इतिहास विषय का मॉडल क्वेश्चन सेट जारी हो चुका है। 3 सेट जारी हुआ है जिसमें से हम लोगों ने पहले सेट का आंसर कंप्लीट कर लिया है। ये दूसरे सेट का वीडियो है। मॉडल सेट क्वेश्चन जारी किया गया, आंसर उसका जारी नहीं किया गया है, तो हम लोग इस पे आंसर को बढ़िया से देखेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव है फिर सब्जेक्टिव है, दोनों प्रश्नों को देखेंगे। थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले क्योंकि आर्ट्स के विभिन्न विषयों की जानकारी, उसके आंसर, जैक से संबंधित प्रश्नों के उत्तर इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो सेट 2 इतिहास विषय का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी हो जाएगा बच्चों। महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो 8 प्रकार का। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का क्या नाम है? पार्श्वनाथ। निम्नलिखित में से सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए तो कुषाणों ने जारी किए थे। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो अश्वघोष ने। मुगल प्रशासन में प्रांत को किस नाम से जाना जाता था? तो सूबा के नाम से। निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन डांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? 5। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो विलियम्स जोन्स ने। वेनसांग किसके दरबार में भारत आया था? तो हर्षवर्धन। अमुक्तमाल्यदा किसने लिखी थी? तो ये लिखा था कृष्णदेव राय ने। निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी मीराबाई। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? कबीर का। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुआ? पश्चिमी उत्तर या उत्तर पश्चिम भी बोल सकते हैं। किताब उल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो इब्न बतूता का। द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अशोक मेहता ने। व्युत्पत्ति के सिद्धांत का संबंध किससे है? इसको हम लोग हड़प नीति भी कहते हैं, डलहौजी से। बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो कुंवर सिंह। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? अजातशत्रु ने। भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 ईस्वी। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो असहयोग, गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1905 में। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे है? तो समुद्रगुप्त से। उलगुनान विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा। हरिहर और बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो 1336। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किससे है? तो खारवेल से। यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के 4 प्रमुख संतों के नाम लिखिए। तो रामानंद, कबीरदास, चैतन्य महाप्रभु और तुलसीदास। इतिहास लेखन के कौन कौन से स्रोत हैं? तो इतिहास लेखन के स्रोत हैं उस काल के औजार, जीवाश्म, पात्र, भोजपत्र, आभूषण, इमारतें, सिक्के, अभिलेख, चित्रें, यात्रियों द्वारा लिखे यात्रा विवरण तथा तत्कालीन साहित्य, वेद आदि हैं। भारत में स्थित किन्हीं 4 हड़प्पा स्थल के नाम लिखे। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को वर्तमान गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले में हुआ था। निर्गुण भक्ति क्या है? तो निर्गुण भक्ति भारतीय भक्ति आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह भगवान के निराकर निर्गुण स्वरूप की उपासना है, यानी भगवान को उनके गुणों, रूप या स्वरूप से परे एक सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान शक्ति के रूप में पूजा जाता है। मतलब निर्गुण में क्यों किसी आकार को नहीं माना जाता है, बस भक्ति की जाती है। कालिदास की किन्हीं 2 पुस्तकों के नाम लिखे। तो अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत। त्रिपिटक क्या है? उसके नाम बताएं। तो त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ है 3 टोकरियाँ जिसमें की पुस्तक रखी जाती है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उसके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं का संकलन 3 पिटकों सूत पिटक, विनय पिटक एवं अधिधम्म पिटक में किया। उन्हें संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। सूत पिटक में बुद्ध धर्म के सिद्धांत मिलते हैं, विनय पिटक में बुद्ध धर्म के आचार विचार एवं नियम मिलते हैं, अधिधम्म पिटक में बुद्ध का दर्शन मिलता है। जो इन तीनों पिटकों का ज्ञाता होता है उसे
त्रिपिटकाचार्य कहा जाता है। श्रीलंका के विद्यालंकार विहार ने राहुल सांकृत्यान को त्रिपिटकाचार्य की उपाधि दी थी। अलवार और नयनार संत में अंतर स्पष्ट करें। तो नयनार जो होते हैं वो शिव और उसके अवतारों के प्रति समर्पित होते हैं, जबकि अलवार जो होते हैं विष्णु और उसके अवतारों के प्रति समर्पित होते हैं। नयनार 6ठी-8वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास सक्रिय थे, जबकि अलवार आधुनिक विद्वानों अलवारों को 5वीं और 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच सक्रिय मानते थे, लेकिन ऐसा माना जाता था कि 4200 ईस्वी पूर्व से 2700 ईस्वी पूर्व के बीच रहते थे। राजा राज चोल प्रथम के उच्च पुजारी नब्यंदर नबिक ने भजनों को तिरुमुरई नामक खंडों की एक श्रृंखला में संकलित किया है। अलवारों के भजनों को एक समेकित खंड में संकलित किया गया है, जिसे दिव्य प्रबंध के नाम से जाना जाता है। नयनार विभिन्न पृष्ठभूमि में थे, जिनमें ब्राह्मण, हरिजन और कुलीन शामिल थे। 12 वैष्णव अलवारों के साथ उन्हें दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण हिंदू संतों के रूप में माना जाता था। वहीं अलवारों से निकले भक्ति साहित्य ने मोक्ष के मार्ग के रूप में भक्ति की संस्कृति के स्थापना और संधारण में योगदान दिया था। तमिल में 63 नयनार संतों के नाम है, जबकि तमिल में 12 अलवारों संतों के नाम है। अब यहाँ से आप एक एक करके नाम देख सकते हैं। इधर नयनार है बायां साइड और दायां साइड है आपका अलवार। तो ये 63 है और ये आपका है 12। ये 2-4 भी लिख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि पूरा लें, मैंने बस दे दिया है जानकारी के लिए। लघु उत्तरीय प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त के गुण एवं दोष को लिखें। तो इस व्यवस्था में जमींदारोरों को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया। पिछले 10 सालों की वसूली के औसत के आधार पर मालगुजारी निश्चित की गई। लगान का 10/11 भाग सरकार से लेना स्वीकार तथा शेष 1/11 भाग जमींदारों को देना स्वीकार किया गया। अस्थायी व्यवस्था मतलब अस्थायी बंदोबस्त के क्या क्या गुण है? तो पहला, सरकार को निश्चित आय प्राप्त होना है, डिटेल आप देख लीजिए। दूसरा है सरकार की आय में वृद्धि। तीसरा है प्रशासनिक व्यय में कमी। चौथा, कृषि उत्पादन में वृद्धि। पांचवा है स्वामी भक्त वर्ग का निर्माण, अस्थायित्व का लाभ। वहीं इसके दोस्त है, अस्थायी बंदोबस्त के दोस्त हैं। पहला, प्रारंभ में जमींदारों पर दुष्प्रभाव पड़ा। दूसरा, सरकार को हानि हुई। तीसरा है कृषकों के हितों की उपेक्षा, अनुपस्थित जमींदार वर्ग, गैर कृषक वर्गों पर कर और ग्रामीण क्षेत्रों में अशांति। इसको आप लोग आंसर देख सकते हैं। मैं आप लोगों को केवल आंसर बता रहा हूं। मैं इतिहास का शिक्षक नहीं हूं, मैं अर्थशास्त्र का शिक्षक हूं। इसीलिए मैं आपको मॉडल क्वेश्चन का आंसर बता दे रहा हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। 40 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के तत्कालीन कारण का उल्लेख करें। तो इसका मूल कारण था कि एनफील्ड राइफल को जो उसमें बारूद भरा जाता तो दांत से खींच कर भरा जाता था। इसमें बच्चों जैसे लिखा हुआ उसी तरह लिखिएगा, मैं इसी तरह कहानी सुना दे रहा हूँ आपको। तो उसमें एक अफवाह फैल गई थी कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है, जिसके कारण सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। तो यही इसका तत्कालीन कारण है, चर्बी वाला कारतूस। साथ ही आटा, भोजन, ये सब खान पीन में भी ऐसा अफवाह था कि मिलावट किया गया, लेकिन तत्कालीन कारण है एनफील्ड राइफल में चर्बी वाला कारतूस। 41 है, मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत बताए। तो इसके प्रमुख स्रोत को 2 भाग में बांटा गया है। साहित्यिक स्रोत, जिसमें आपका मौर्यकालीन इतिहास के साहित्यिक स्रोत में शामिल है, स्रोतों में ये शामिल है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, विशाखा दत्त का मुद्राक्षर, बौद्ध साहित्य, पुराण। अब पुरातात्विक स्रोत में शामिल है अशोक के शिलालेख, चांदी और तांबे के पंच मार्क सिक्के, मुर्दांड, कला अवशेष, स्तूप और गुहा। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की विशेषताएं बताएं। तो मोहनजोदाड़ो के नगर नियोजन की एक और प्रमुख विशेषता यहाँ की प्रभावशाली जल निकास प्रणाली थी। यहाँ के अधिकांश भवनों में निजी कुएं व स्नानगार होते थे। भवन के कमरों, रसोई, स्नानगार, शौचालय आदि
सभी का पानी भवन की छोटी छोटी नालियों से निकलकर गली की नाली में आता था। गली की नाली को मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी पक्की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी नालियों को पत्थरों अथवा शिलाओं द्वारा बंक दिया गया था। बंक यहाँ होना चाहिए, ढक दिया गया था। नालियों की सफाई और कूड़ा करकट को निकालने के लिए बीच बीच में नर मुखे मेन हॉल भी बनाए गए थे। नालियों की इस प्रकार की अद्भुत विशेषता किसी अन्य समकालीन नगर में देखने को नहीं मिलती है। मार्को पोलो कौन था, वह भारत क्यों आया? तो मार्को पोलो, जिसका जन्म 1254 वेनिस इटली में हुआ था और मृत्यु जो है 8 जनवरी 1324 वेनिस में हुआ था। एक वेनिस व्यापारी और साहसी व्यक्ति था जिन्होंने 1271 से 95 में यूरोप से एशिया की यात्रा की और उनमें से 17 साल चीन में रहे। यह कहना गलत होगा कि मार्को पोलो विशेष रूप से भारत आने के लिए आए थे। उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य था रेशम मार्ग से होकर चीन पहुंचना। रेशम मार्ग एक प्राचीन व्यापार मार्ग था जो यूरोप को एशिया से जोड़ता था। इस मार्ग से रेशम, मसाले और अन्य कीमती वस्तुओं का व्यापार होता था। मार्को पोलो और उनके परिवार ने इस मार्ग से यात्रा करते हुए कई देशों का दौरा किया, जिसमें भारत भी शामिल था। भारत में उन्होंने संन्यास साम्राज्य के बारे में जानकारी हासिल की और उस समय के भारत के बारे में कई रोचक विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में लिखे। गोत्र से आप क्या समझते हैं? तो गोत्र उन लोगों के समूह को कहते हैं जिनका वंश एक मूल पुरुष पूर्वज से अटूट क्रम में जुड़ा है। गोत्र हिंदू धर्म की पहचान के लिए बनाया गया था। आयंगर व्यवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं? तो विजयनगर राज्य में प्रचलित स्थापित प्रशासन में परिवर्तन कर आयंगर व्यवस्था आरंभ की। प्रत्येक ग्राम को स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में गठित कर प्रशासन 12 व्यक्तियों के समूह को दिया गया। यह समूह आयंगर कहलाता था। ये व्यक्ति राजकीय अधिकारी थे। इनका पद आनुवंशिक था। वेतन के रूप में लगान और कर मुक्त भूमि दी जाती थी। आयंगर ग्राम प्रशासन की देखभाल करते थे एवं शांति व्यवस्था बनाए रखते थे। रॉलेट एक्ट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो इस एक्ट के अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना अभियोग चलाए अनिश्चित समय के लिए बंद कर सकती थी और उसे अपील, दलील या वकील करने का कोई अधिकार नहीं था। इस एक्ट के प्रति भारतीय प्रतिक्रिया और सरकारी दमन, इस एक्ट के विरुद्ध सभी भारतीय एक साथ खड़े हो गए। उन्होंने इसे काले बिल का नाम दिया। यह राष्ट्रीय सम्मान पर एक धब्बा था जिसे भारतीयों के लिए सहना बड़ा कठिन था। ऐसे कठिन समय में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाली और इसे नवीन कार्यक्रम और कार्यविधि प्रदान की। उन्होंने इस एक्ट के विरुद्ध सत्य और अहिंसा के आधार पर सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। दिल्ली में एक भीड़ पर पुलिस ने गोली चला दी जिसमें 5 व्यक्ति मारे गए और 20 घायल हुए। इनके विरोध में बड़े बड़े शहरों में हड़तालें हुई और दुकानें बंद कर दी गई। अनेक लोगों को सरकार ने पकड़कर जेल में डाल दिया। महात्मा गांधी ने भी जब वास्तविक स्थिति का अध्ययन करने के लिए दिल्ली और पंजाब की ओर जाने का प्रयास किया तो उन्हें पकड़ लिया गया। यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, अमर नायक कौन थे? विजयनगर प्रशासन में उनका क्या योगदान था? तो सेना प्रमुख जिनके पास सहस्त्र सैनिक होते थे और जो किलों पर नियंत्रण रखते थे नायक कहलाते थे। नायकों की प्रवृत्ति अधिकतर अवसरवादी होती थी तथा समय के अनुसार ये शासकों का प्रभुत्व स्वीकार कर लेते थे और अवसर पाकर विद्रोह भी कर देते थे। ये तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे। इनके विद्रोह को शासकों द्वारा सैनिक कार्रवाई से दबाया जाता था। विजयनगर साम्राज्य ने दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली के आधार पर अमर नायक नामक राजनीतिक प्रणाली की खोज की। अमर शब्द का उद्भव संस्कृत के शब्द समर से हुआ है जिसका अर्थ है लड़ाई या युद्ध। इसका अर्थ फारसी के शब्द अमीर से भी मिलता है। अमीर यानी ऊंचे पद का कुलीन व्यक्ति। अमर नायकों को सैनिक कमांडरों की पदवी दी जाती थी। राज शासकों द्वारा उन्हें प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। अमर नायकों का कार्य अपने अपने क्षेत्रों में किसानों, शिल्पकारों, व्यापारियों से राजस्व संग्रह कर राजकीय कोष में जमा करना था। राजस्व का कुछ निर्धारित प्रतिशत इन्हें अपने खर्चे हेतु दिया जाता था। ये राज्य की सैनिक सहायता भी करते थे और वर्ष में एक बार भेंट या उपहार राजा को प्रदान कर अपनी स्वामी भक्ति का प्रदर्शन करते थे। आधुनिक भारत के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देनों का मूल्यांकन कीजिए। तो भीमराव अंबेडकर को हम लोग सभी जानते हैं।
आदमी को ऊंची नीची जाति वाले को उठाकर वो मतलब क्या कर सकते हैं उसको, जो ऊंच कुलीन के हैं उनके बराबर कर देना, ये भीमराव अंबेडकर का ही काम है। तो यहाँ आप डिटेल उनका देख सकते हैं। उनका बचपन बहुत कष्टमय बीता था। शुरू से मेधावी छात्र थे और पढ़ाई के लिए उनको भेजा गया था बाहर, वहाँ से पढ़कर। और इनका सबसे बड़ा तो योगदान है कि इन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया। ये आप सारा डिटेल देख लीजिए, मैं धीरे धीरे बढ़ा दे रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि अगर हम इसको पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। 39 हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं का उल्लेख करें। तो हड़प्पा सभ्यता आप देख सकते हैं इसका आंसर। बच्चों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए शॉर्टकट में हम लोग चल रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता नगर का क्या क्या विशेषता था? तो सड़क व्यवस्था उसका बढ़िया था, जल निकास प्रणाली थी। इसका डिटेल आप यही इस तरह लिखिएगा तो बहुत अच्छा नंबर आएगा बच्चों। स्नानागार, अन्नागार, ईंटें, ये सभी जो है उसकी हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है। अगला है वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था पर अल बरूनी के विचार का परीक्षण कीजिए। तो अल बरूनी 11वीं शताब्दी का एक प्रसिद्ध मुस्लिम विद्वान था जो भारत है। तो उसने भारत के समाज, संस्कृति और धर्म का गहराई से अध्ययन किया। उसने जो कुछ देखा और समझा उसे उसने अपनी पुस्तक तारीख उल हिंद में लिखा था। इस पुस्तक में उसने वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के बारे में विस्तार से चर्चा की। क्या क्या बिंदु है? तो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में बताया गया है। जाति व्यवस्था की जटिलता के बारे में बताया, अशुद्धता की अवधारणा, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता, वैवाहिक व्यवस्था, इनका मूल्यांकन, सकारात्मक पहलू और उसकी सीमाएं। अगला है संथाल विद्रोह के कारण तथा स्वरूप की चर्चा करें। तो संथाल विद्रोह 19वीं सदी के मध्य में भारत के पूर्वी भाग में हुआ। यह एक आदिवासी विद्रोह था। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ संथाल जनजाति के क्रोध और निराशा का परिणाम था। इसका मुख्य कारण क्या था? तो भूमि हरण, दूसरा था शोषण, तीसरा सांस्कृतिक हस्तक्षेप। डिटेल आप लोग देख लीजिए बच्चों। वीडियो चूँकि लंबा ज़्यादा ना हो जाए इसलिए हम आपको केवल आंसर दिखा दे रहे हैं। राजस्व नीतियाँ और 5वां पॉइंट है प्रशासनिक भ्रष्टाचार। इसका स्वरूप है संथाल विद्रोह का स्वरूप आदिवासी एकता, सहस्त्र विद्रोह, विस्तृत क्षेत्र और सामाजिक परिवर्तन। इसके नेता कौन थे? तो सिद्धू और कान्हू थे, चांद और भैरव, फूलो और झानो। विद्रोह का क्या क्या परिणाम हुआ? तो दमन, ब्रिटिश सरकार ने मतलब विद्रोह को कुचल दिया। संथाल परगना का गठन हुआ और जागृति। और लास्ट क्वेश्चन है कबीर दास के मुख्य उपदेशों का वर्णन करें। तो कबीर दास का जो जितना भी उपदेश वो बीजक में संकलित है। उन्होंने अपना निम्नलिखित उपदेश दिया था कि मूर्ति पूजा, बहुदेववाद का उन्होंने पूर्ण रूप से विरोध किया था। उन्होंने निराकार ब्रह्म की आराधना को उचित बताया था। आप डिटेल देख सकते हैं। उनके नज़र में हिंदू मुस्लिम सब बराबर थे, जात पात से ऊपर उठे हुए थे, किसी में भेदभाव नहीं करते थे और सबों से प्रेम करते थे। तो ये सारा आप डिटेल देख सकते हैं। तो ये आपका हिस्ट्री मॉडल सेट 2 का कंप्लीट आंसर मैंने बता दिया है। यदि आप इसका PDF फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो मेरे साइट में जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तीसरे मॉडल के साथ मैं जल्द ही उपस्थित होता हूँ आप लोग के बीच। जय हिंद, जय